लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 19वें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कमलनी को देखकर दोनों कुमार शर्माए और मन में तरह तरह की बातें सोचने लगे। देखते देखते कमलनी उनके पास आ गई और प्रणाम करके बोली, आप यहां जमीन पर क्यों बैठे हैं? उस कमरे में चलकर बैठिए जहां फर्श बिछा है और सब तरह का आराम है। इंद्रजीत सिंह, मगर वहां अंधकार तो जरूर होगा। कमलनी, जी नहीं, वहां बखूबी रोशनी हो रही होगी। मुस्कुराकर, क्योंकि यहाँ की रानी के मर जाने से ये बाग एक सुघड़ रानी के अधिकार में आ गया है और उसने आपकी खातिर में रोशनी जरूर कर रखी होगी। इंद्रजीत सिंह कुछ शर्मिंदगी के साथ, बस रहने दीजिए, मैं यहाँ की रानियों का मेहमान नहीं बनता। जो कुछ बनना था सो बन चुका, अब तो तुम्हारी दिल्लगी का निशाना बनूंगा। कमलनी हाथ जोड़कर, मेरी क्या मजाल जो आपसे दिल्लगी करूं। अच्छा, आप मेरे मेहमान बनिए और यहां से उठिए। इंद्रजीत सिंह, क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ अपने भी पराये होकर दुख देने के लिए तैयार हो जाते हैं? भैरव सिंह कमलनी से, आपने ख्याल किया या नहीं, ये मेरी पूजा हो रही है। कमलनी, होनी ही चाहिए, आप इसी के योग्य हैं। इंद्रजीत सिंह से, मगर आप मुझ लौंडी पर किसी तरह का शक न करें। यदि आप ये समझते हो कि मैं वास्तव में कमलिनी नहीं हूं, तो मैं बहुत सी बातें उस जमाने की आपको याद दिलाकर अपने पर विश्वास करा सकती हूं, जिस जमाने में आप तालाब वाले तिलिस्मी मकान में मेरे साथ रहते थे। उस समय की दो तीन गुप्त बातों का इशारा करके, कहीं अब भी मुझ पर शक है? इंद्रजीत सिंह बनावटी मुस्कुराहट के साथ, नहीं, अब तुम पर शक तो किसी तरह का नहीं है, मगर रंज जरूर है। कमलनी, रंज? सो किस बात का? इंद्रजीत सिंह, इस बात का कि यहां आने पर तुमने मुझसे जानबूझ के अपने को छिपाया और मुझे तरद्दुद में डाला। कमलनी हंसकर और कुमार का हाथ पकड़ के, अच्छा, आप यहां से उठिए और उस कमरे में चलिए, तो मैं आपकी सब बातों का जवाब दूंगी। आप तो जरा सी बात में रंज हो जाते हैं, मगर आपके साथ किसी तरह का मस्खरापन किया या हम लोगों को आपसे मिलने नहीं दिया गया तो आपकी भावच साहिबा ने, अतः आपकी ऐसी बातों का जवाब भी वे ही देंगी और उनसे भी उसी कमरे में मुलाकात होगी। इंद्रजीत सिंह, मेरी भावच साहिबा? सो कौन? क्या लक्ष्मी देवी? कमलनी, जी हां, वे उसी कमरे में बैठी हैं, आपका इंतजार कर रही। चलिए। इंद्रजीत सिंह, हाँ, है तो उनसे मैं जरूर मिलूंगा। जब से मैंने ये सुना है कि तारा वास्तव में लक्ष्मी देवी हैं, तभी से मैं उनसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूं। ये कहकर इंद्रजीत सिंह उठ खड़े हुए और अपने सूखे हुए कपड़े पहनकर कमलनी के साथ उसी कमरे की तरफ चले जिसमें पहले भी कई दफे आराम कर चुके थे। उनके पीछे पीछे आनंद सिंह और भैरव सिंह गए। इस समय कमलनी मामूली ढंग में न थी, बल्कि बेशकीमत पोशाक और गहनों से अपने को सजाए हुए थी। एक तो यों ही किशोरी के मुकाबले की खूबसूरत और हसीन थी, तिस पर इस समय की बनावट और श्रृंगार ने उसे और भी उभार रखा था। यद्यपि आज उससे मिलने के पहले कुमार तरह तरह की बातें सोच रहे थे और इंद्रानी तथा आनंदी वाले मामले से शर्मिंदा होकर जल्दी उससे मिलना नहीं चाहते थे, मगर जब सामने आकर खड़ी हो गई तो सब बातें एक तरह पर थोड़ी देर के लिए भूल गए और खुशी खुशी उसके साथ चलकर उस कमरे में जा पहुंचे। इस कमरे का दरवाजा मामूली ढंग पर बंद था, जो कमलनी के धक्का देने से खुल गया और ज्यादा रोशनी के सबब भीतर के जगमगाते हुए सामान तथा कई औरतों पर दोनों कुमारों की निगाह पड़ी, जो उन्हें देखते ही उठ खड़ी हुई और जिनमें से एक को छोड़ बाकी की सभी ने कुंवर इंद्रजीत सिंह को और कई ने आनंद सिंह को भी प्रणाम किया। वो औरत जिसने कुमार को सलाम नहीं किया लक्ष्मी देवी थी और वो राजा गोपाल सिंह की जुबानी ये सुन चुकी थी कि दोनों कुमार उनके छोटे भाई हैं। अतः दोनों कुमारों ने स्वयं लक्ष्मी देवी को सलाम किया और उनकी पिछली अवस्था पर अफसोस करके पुनः जमानिया की रानी बनने पर प्रसन्नता के साथ मुबारकबाद देने के बाद और विषयों में भी देर तक उनसे बातचीत करते रहे। इसके बाद किशोरी, कामनी इत्यादि से बातचीत की नौबत पहुंची। किशोरी और इंद्रजीत सिंह में तथा कामनी और आनंद सिंह में सच्ची और बढ़ी चढ़ी मोहब्बत थी, परंतु धर्म, लज्जा और सभ्यता का पल्ला भी उन लोगों ने मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। इसलिए
यद्यपि यहां पर कोई बड़ी बूढ़ी औरत मौजूद न थी जिससे विशेष लज्जा करनी पड़ती, तथापि इन चारों ने इस समय बनिस्पत जुबान के, विशेष करके आंखों के इशारों तथा भावों ही में अपने दुख दर्द और जुदाई के सदमे को झलकाकर उपस्थित अवस्था तथा इस अनोखे मेल मिलाप पर प्रसन्नता प्रकट की। कमलिनी, लाडली, कमला, सरयू और इंदिरा आदि से भी कुशल क्षेम पूछने के बाद इन लोगों में यों बातें होने लगी। इंद्रजीत सिंह लक्ष्मी देवी से, आपको इस बात की शिकायत तो जरूर होगी कि आपको हद से ज्यादा दुख भोगना पड़ा, मगर ये जानकर आप अपना दुख जरूर भूल गई होंगी कि भाई साहब ने कमबख्त माया रानी की बदौलत जो कुछ कष्ट भोगा उसे भी कोई साधारण मनुष्य सहन नहीं कर सकता। लक्ष्मी देवी, निस्संदेह ऐसा ही है, क्योंकि मुझे तो किसी न किसी तरह आजादी की हवा मिल भी रही थी, मगर उन्हें अंधेरी कोठरी में जिस तरह रहना पड़ा वैसा ईश्वर न करे किसी दुश्मन को भी नसीब हो। इंद्रजीत सिंह मुस्कुराकर, मगर मैंने तो सुना था कि आप उनसे नाराज हो गई हैं और जमानिया जाने में। कमलनी हंसकर, ये बनस्पत उनके जिन्न को ज्यादा पसंद करती थी। लक्ष्मी देवी, वास्तव में उन्होंने बड़ा भारी धोखा दिया था। इंद्रजीत, जैसा कि आपने तारा बनकर कमलनी को धोखा दिया था। कमला, आपने ठीक कहा, क्योंकि अय्यारी दोनों ही ने की थी। कमलनी, उफ, जब मैं वो समय याद करती हूं जब ये तारा बनकर मेरे यहां रहती और अय्यारी का काम करती थी तो मुझे आश्चर्य होता है। वास्तव में इनकी अय्यारी बहुत अच्छी होती थी और ये दुश्मनों का पता खूब लगाती थी। रोहतासगढ़ पहाड़ी के नीचे जब माया रानी का अय्यार कंचन सिंह को मारकर आपको रथ पर सुला के ले गया था, तब भी इन्होंने मुझे वो खबर कुछ ही देर पहले पहुंचाई थी। इंद्रजीत सिंह ताज्जुब से, हाँ, तब तो इनका बहुत बड़ा एहसान मेरी गर्दन पर भी है। उफ, वो जमाना भी कैसा भयानक था। मजा तो ये था कि दुश्मन लोग आपस में लड़ मरते थे, पर एक की दूसरे को खबर नहीं होती थी। देखो, रोहतासगढ़ में माया रानी की चमेली ने तो माधवी पर वार किया और माधवी को मरते दम तक इस बात का पता न लगा। अगर पता लग जाता तो क्या आज माधवी माया रानी के साथ मिलकर यहां के तिलिस्मी बाग में आने की हिम्मत कभी करती? कमलिनी, कदापि नहीं, हंसकर, मगर आश्चर्य तो ये है कि जिस माधवी और माया रानी ने इतना ऊधम मचा रखा था उन्हीं दोनों से आपने शादी कर ली। अफसोस तो यही है कि उनके पापों ने उन्हें बचने न दिया और हम लोगों को मुबारकबाद देने का मौका न मिला। इंद्रजीत सिंह शर्माकर, तुम तो। लक्ष्मी देवी कुमार की बात काटकर कमलनी से, बहन तुम भी कैसी शोक हो। कई दफे तुमसे कह चुकी हूं कि इस बात का जिक्र न करना, मगर आखिर तुमने न मानी। खैर, अगर कुमार ने शादी की तो फिर तुम्हें क्या, तुम ताना मारने वाली कौन? और फिर भूल चूक की बात ही क्या, इन्होंने कुछ जानबूझ के तो शादी की ही नहीं, धोखे में पड़ गए। खबरदार, अब इस बात का जिक्र कोई करने ना पाए। कुमार से, हाँ तो बताइए कि हम लोगों का हाल आपको कुछ मालूम हुआ या नहीं? इंद्रजीत सिंह, मैं तो बहुत दिनों से तिलिस्म के अंदर हूं, मगर बाहर का हाल जिसमें आप लोगों का हाल भी मिला हुआ था, भाई साहब यानी गोपाल सिंह बराबर सुना दिया करते थे, और जो कुछ नहीं मालूम है वो अब मालूम हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा से आप लोगों का बहुत अच्छा समागम हुआ है। एक दूसरे से आप बीती कहने सुनने का मौका आज से बढ़कर फिर न मिलेगा। साथ ही इसके मैं ये भी कहूंगा कि आप, कमलनी की तरफ इशारा करके, इन्हें बात बात में डांटने या दबाने की तकलीफ न करें। ये जितना और जो कुछ मुझे कहें कहने दीजिए, क्योंकि मैं इनके हाथ बिका हूं। इन्होंने हम लोगों के साथ जो कुछ सलूक किया है वो किसी से छिपा नहीं है, और न उसका बोझ हम लोगों के सिर से कभी उतर सकता है। कमलनी, बस बस, ज्यादा तारीफों की भरमार न कीजिए। अगर आप, सरयू की तरफ देख के, चाची क्षमा कीजिए, और जरा इस कमरे में जाकर, दोनों कुमारों और भैरव सिंह की तरफ बताकर, इन लोगों को खाने का इंतजाम कीजिए। सरयू कमलनी के मतलब समझ गई कि उसके सामने हंसी दिल लगी की बातें करते इन लोगों को शर्म मालूम होती है, और उचित भी यही है। अतः वो उठकर दूसरे कमरे में चली गई, और तब कमलिनी ने पुनः इंद्रजीत से कहा, हाँ, अगर आप मेरे हाथ बिके हुए हैं तो कोई चिंता नहीं, मैं आपको बड़ी खातिर के साथ अपने पास रखूंगी। किशोरी मुस्कुराती हुई, इनकी ताबीज बना के गले में पहन लेना। कमलनी, जी नहीं, गले तो ये तुम्हारे मढ़े जाएंगे,
मैं तो इन्हें हाथों पर लिए फिरूंगी। लक्ष्मी देवी, बल्कि चुटकियों पर, क्योंकि तुम ऐसी शोख और मस्खरी हो। कुमार से, आज हम लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है। ईश्वर ने बड़े भागों से ये दिन दिखाया है। अतः अगर हम लोग हंसी दिल लगी में कुछ विशेष कह जाएं तो रंज न मानिएगा। इंद्रजीत सिंह, ताज्जुब है कि आप रंज होने का जिक्र करती हैं। क्या आप इस बात को नहीं जानती कि इन्हीं बातों के लिए हम लोग कब से तरस रहे हैं? कमलनी की तरफ देख के और मुस्कुरा के, मगर आशा है कि अब तरसना न पड़ेगा। कमलनी, ये तो किशोरी की तरफ बता के, इन्हें कहिए, तरसने की बात का जवाब तो यही दे सकेंगी। किशोरी, ठीक है, क्योंकि आदमी जब किसी के हाथ बिक जाता है तो आजादी की हवा खाने के लिए उसे तरसना ही पड़ता है। इंद्रजीत सिंह, बात का ढंग दूसरी तरफ बदलने की नीयत से कमलनी की तरफ देखकर, हाँ, ये तो बताओ कि नानक से और तुम लोगों से मुलाकात हुई थी या नहीं? कमलनी, जी नहीं, उस पर तो आपको बड़ा रंज होगा। इंद्रजीत सिंह, हाँ, इसलिए कि उसने अपनी चाल चलन को बहुत बिगाड़ रखा है। कमला से, तुमने ये तो सुना ही होगा कि नानक भूतनाथ का लड़का है और भूतनाथ तुम्हारा पिता है। कमला, जी हाँ, मैं सुन चुकी हूं। मगर वे, लंबी सांस लेकर, आजकल अपनी भूलों के सबब आप लोगों के मुजरिम बन रहे हैं। इंद्रजीत सिंह, चिंता मत करो। पिछले जमाने में अगर भूतनाथ से किसी तरह का कसूर हो गया तो क्या हुआ? आजकल वो हम लोगों का काम बड़ी खूबी और नेक नियति के साथ कर रहा है, और तुम विश्वास रखो कि उसका सब कसूर माफ किया जाएगा। कमला, यदि आपकी कृपा हो तो सब अच्छा ही होगा। कमलिनी की तरफ इशारा करके, इन्होंने भी मुझे ऐसी ही आशा दिलाई है। लक्ष्मी देवी, इनका तो वो अय्यारी ठहरा। इन्हीं के दिए हुए तिलिस्मी खंजर की बदौलत उसने बड़े बड़े काम किए और कर रहा है। हाँ, खूब याद आया इंद्रजीत सिंह से, मैं आपसे एक बात पूछूंगी। इंद्रजीत सिंह, पूछिए। लक्ष्मी देवी, तालाब वाले तिलिस्मी मकान से थोड़ी दूर पर जंगल में एक खूबसूरत नहर है, और वहीं किसी योगी राज की समाधि है। इंद्रजीत सिंह, हाँ हाँ, मैं उस स्थान का हाल जानता हूं। यद्यपि मैं वहां कभी गया नहीं, मगर रक्त ग्रंथ की बदौलत मुझे वहां का हाल बखूबी मालूम हो गया है। कमलिनी की तरफ देखकर, इन्हें भी तो मालूम ही होगा, क्योंकि वो रक्त ग्रंथ बहुत दिनों तक इनके पास था। कमलनी, जी हाँ, उसी रक्त ग्रंथ की बदौलत मुझे उसका हाल मालूम हुआ था, और उसी जगह से वो तिलिस्मी खंजर और नेजा मैंने निकाला था। देखिए, छठवां भाग, तीसरा बयान। मगर मैं उस रक्त ग्रंथ की लिखावट अच्छी तरह समझ नहीं सकती थी, इसलिए उसका ठीक ठीक और पूरा हाल मैं न जान सकी। लक्ष्मी देवी, इसी सबब से मेरी बातों का ठीक जवाब न दे सकी। तब मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात होने पर पूछूंगी कि क्या वहां भी कोई तिलिस्म है? इंद्रजीत सिंह, जी नहीं, वहां कोई तिलिस्म नहीं है। जिस दार्शनिक महात्मा की वो समाधि है, उन्होंने ये तिलिस्म तथा रोहतासगढ़ का तहखाना, तालाब वाला तिलिस्मी खंडहर, जिसमें मैं मुर्दा बनाकर पहुंचाया गया था। देखिए, तीसरा भाग, पहला बयान। अथवा जिसमें किशोरी, कामनी और भैरव सिंह वगैरह फंस गए थे, बनवाया है। और चुनारगढ़ वाला तिलिस्म उनके गुरु का बनवाया हुआ है। यहाँ के राजा जिन्होंने ये तिलिस्म बनवाया था, उन्हीं के शिष्य थे। उन महात्मा ने जीते जी समाधि ले ली थी, और उन्होंने अपना योगाश्रम भी उसी स्थान में बनवाया था। कमल्ली ने तिलिस्मी खंजर उसी योगाश्रम से निकाला होगा, क्योंकि वहां भी बड़ी बड़ी अनूठी चीजें हैं। कमल्नी, जी हाँ, और उसी जगह मैंने इस बात की कसम भी खाई थी कि भूतनाथ और नानक को अपना भाई समझूंगी, अगर ये लोग हम लोगों के साथ दगा न करेंगे। यद्यपि ये आश्चर्य की बात है कि अभी तक भूतनाथ के भेदों का सही सही पता नहीं लगता, फिर भी चाहे जो हो, ये तो मैं जरूर कहूंगी कि भूतनाथ ने हम लोगों के साथ बड़ी नेकियां की हैं। इंद्रजीत सिंह, इसमें किसी को क्या शक हो सकता है? भूतनाथ वास्तव में बड़ा भारी अय्यार है। हाँ, ये तो बताओ कि नानक यहां कैसे आ पहुंचा? कमलनी, भला मैं इस बात को क्या जानूं? आनंद सिंह, मुस्कुराते हुए, अपनी राम भोली को खोजता हुआ आया होगा। लाडली, उसे मालूम हो चुका है कि उसकी राम भोली को मरे तो मुद्दत हो गई। आनंद सिंह, खैर उसकी तस्वीर खोजने आया होगा। लाडली, या किसी की बारात में आया होगा। लाडली की इस आखिरी बात ने सबको हंसा दिया, और कुंवर आनंद सिंह शर्मा कर चुप हो रहे। इंद्रजीत सिंह, कमलनी से,
इस बात का कुछ पता न लगा कि अग्निदत्त को किसने मारा था। किशोरी से, शायद इसका जवाब तुम दे सकती हो। किशोरी, अग्निदत्त को माया रानी के अय्यारों ने मारा था। देखिए, 5वां भाग, चौथा बयान। और उन्हीं लोगों ने मुझे ले जाकर उस तिलिस्मी खंडहर में कैद किया था। भैरव सिंह, कमलनी से, हाँ, खूब याद आया। हमने सुना था कि उस समय जब हम लोग शाह दरवाजा बंद हो जाने के कारण दुखी हो रहे थे, तब आपने ही विचित्र ढंग से वहां पहुंचकर हम लोगों की सहायता की थी। आपको इन बातों की खबर कैसे मिली थी? देखिए, 6वां भाग, पहला बयान। कमलनी, लक्ष्मी देवी की तरफ इशारा करके, उन दिनों ये अय्यारी कर रही थी और इन्होंने ही उन बातों की खबर पहुंचाई थी, तथा ये भी कहा था कि खंडहर वाली बावली साफ हो गई है। उस बावली में पहुंचने का रास्ता उसी योगीराज की समाधि के पास ही से है। अगर वो बावली खुदकर साफ न हो गई होती तो मैं शाह दरवाजा खोल न सकती, क्योंकि ऊपर की तरफ से खंडहर के अंदर पहुंचना कठिन हो रहा था और भीतर माया रानी के आदमी उस तहखाने में जा पहुंचे थे। वो भी हम लोगों की जिंदगी का बड़ा कठिन समय था। कमला, उसी समय राजा शिवदत्त भी वहां आकर। कमल ने, हाँ, उस समय भी भूतनाथ ने बड़ी मदद की। रूहा बनकर अगर वो राजा शिवदत्त को पकड़ न लिए होता तो गजब ही हो जाता। देखिए, 6वां भाग, दूसरा बयान। भैरव सिंह, मैं तो कुमार की जिंदगी से बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गया था। कमल ने, कुमार से, हाँ, ये तो बताइए कि आप वहां किस तरह पहुंचाए गए थे। इसमें तो कोई शक नहीं कि आपको माया रानी के आदमियों ने गिरफ्तार किया था, मगर इस बात का पता अभी तक न लगा कि उस मकान के अंदर आप तथा देवी सिंह वगैरह ने क्या देखा कि हंसते हंसते उसके अंदर कूद गए, और कूदने के बाद क्या हुआ। देखिए, 6वां भाग, चौथा बयान। इंद्रजीत सिंह, कूद पड़ने के बाद फिर मुझे तन बदन की सुध न रही, और यही हाल उन सबका भी हुआ जो मेरे पहले उसके अंदर कूद चुके थे। मगर ये अभी न बताऊंगा कि उसके अंदर कौन सी हंसाने वाली चीज थी। कमलनी, यही बात हम लोगों ने जब देवी सिंह से पूछी थी तो उन्होंने भी इनकार करके कहा था कि माफ कीजिए, उस विषय में तब तक कुछ न कहूंगा जब तक इंद्रजीत सिंह मेरे सामने मौजूद न होंगे, क्योंकि उन्होंने इस बात को छिपाने के लिए मुझे सख्त ताकीद कर दी है। देखिए, 10वां भाग, तीसरा बयान। ताज्जुब है कि आपने अपने साथियों को भी इस तरह की ताकीद कर दी और आज स्वयं भी उसको बताने से इनकार करते हैं। इंद्रजीत सिंह, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके बताने से मुझे परहेज हो, मगर मैं चाहता हूं कि वही तमाशा तुम लोगों को तथा और अपने सबको दिखाकर बताऊं कि उस मकान के अंदर बस यही था। निस्संदेह तुम लोगों की भी वैसी दशा होगी। कमलनी, तो आज ही तमाशा क्यों नहीं दिखाते? इंद्रजीत सिंह, आज वो तमाशा मैं नहीं दिखा सकता। हाँ, भाई साहब यानी गोपाल सिंह अगर चाहें तो दिखा सकते हैं, मगर इसके लिए जल्दी ही क्या है? लक्ष्मी देवी, खैर जाने दीजिए, आखिर एक ना एक दिन मालूम हो ही जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आप जब इस तिलिस्म में या इसके बगल वाले बाग में आए थे तो उस बुढ़ी तिलिस्मी दरोगा से मुलाकात हुई थी या नहीं? इंद्रजीत सिंह, हाँ, हुई थी, बड़ा शैतान है। क्या तुम लोगों से वो नहीं मिला? लक्ष्मी देवी, भला वो कभी बिना मिले रह सकता है? उसने तो हम लोगों को भी धोखे में डालना चाहा था, मगर तुम्हारे भाई साहब ने पहले ही उसकी शैतानी से हम लोगों को होशियार कर दिया था, इसलिए हम लोगों का वो कुछ बिगाड़ न सका। कमलिनी, मगर आपने उसकी बात मान ली और इसलिए उसने भी आपसे खुश होकर आपकी शादी करा दी। आपको तो उसका एहसान मानना चाहिए। लक्ष्मी देवी, कमलिनी को झड़क कर, फिर तुम उसी रास्ते पर चले, खामो खाए एक आदमी को। इंद्रजीत सिंह, अब कि अगर वो मुझे मिले तो उसे बिना मारे कभी न छोड़ूं, चाहे जो हो। इंद्रजीत सिंह की इस बात पर सब हंस पड़े और इसके बाद लक्ष्मी देवी ने कुमार से कहा, अच्छा, अब ये बताइए कि मेरे चले जाने के बाद आपने तिलिस्म में क्या किया और क्या देखा? इसी समय सरयू भी वहां आ पहुंची और बोली, चलिए पहले खा पी लीजिए तब बातें कीजिए। लक्ष्मी देवी के जिद करने से दोनों कुमारों को उठना पड़ा और भोजन इत्यादि से छुट्टी पाने के बाद फिर उसी ठिकाने बैठकर गप्पे उड़ने लगीं। कुमार ने अपना कुल हाल बयान किया और वे सब आश्चर्य से ये सब कथा सुनती रहीं। इसके बाद कुमार ने इंदिरा से उसका बाकी किस्सा पूछा।
अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 19वें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।